हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 824 EJ। वर्ष 2023 के लिए पहला सेट है और इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। पहले पार्ट में हमने जो इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें टोटल 20 प्रश्न होते हैं, वहां तक हमने आपको समझाया था कि कैसे कैसे इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद आज सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 2, जो कि भौतिक विज्ञान और उसके बाद रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है ये। और ये पूरा का पूरा मिला के यहाँ से लेके आगे का टोटल प्रश्न जो है वो 50 अंक का है, और ये विकल्पीय जो प्रश्न थे ये 20 अंक के। इसमें साथ में आपको एक बात और ध्यान देना है, इसमें कुछ प्रश्नों पर स्टार के निशान लग गए हैं, मतलब जो कि टॉपिक से कट गए हैं वर्ष 2024 के लिए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। सबसे पहले लेते हैं खंड बा का, जो प्रश्न क्रमांक है 1, 2, 3, 4, यहाँ से हम उठाते हैं। तो पहला प्रश्न इसका देखते हैं। सवाल नंबर 1, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। यहाँ पे दो फिगर दिया, दोनों को बनाना है। अवतल दर्पण लेना है तो अवतल दर्पण का इमेज बना देते हैं। सबसे पहले पोल, फोकस, और ये है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कहा है वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो इमेज बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे बेहतर लाइन होता है कि हमें मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचनी है और उसके बाद इसको फोकस से भेज देना है। जो भी लाइन आपका सीधा बनेगा आप बना देना। और दूसरा है, सबसे बेहतर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींच दो, या फिर चाहे तो आप फोकस से भेज के पैरेलल बना दो इसको। जो लाइन फोकस से जाती है वो लाइन टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाती, चाहे तो आप यहाँ से बना लेना या यहाँ से। तो जो भी बनेगा वो वाली चीज़ आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर ही बनेगी। आप जब पटरी से बनाएंगे, लाइन सीधा करेंगे तो बाहर ही बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वस्तु को रखना था, वस्तु है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ पे रखी है वस्तु। तो प्रतिबिंब का स्थान बताते हैं, कहाँ होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जो पहली क्वालिटी होगी। दूसरा वास्तविक, तीसरी खासियत उल्टा, चौथी खासियत वस्तु से बड़ा। ये इसकी खासियत होगी। इमेज जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा ही आएगा। तो ये हो गया वस्तु की स्थिति और ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये है पहले का पार्ट 1। अभी इसमें एक और कहा है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, तो यही वाला जो आपका प्रश्न है वो यहाँ भी है। ये जो पहला ऑप्शन था कि वस्तु अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता, तो कहाँ होता, तो होता ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जब वस्तु यहाँ होता है तो प्रतिबिंब के बारे में आप क्या कहोगे कि प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इमेज हम एक बार फिर से आपको बना के बताते हैं, कल वाले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। अवतल दर्पण बनाना है, ये पोल P है, फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पे आपको सेंटर लेनी है। सवाल में है फोकस और पोल के बीच में है, तो एक लाइन ऐसे खींच देना है, फोकस से जाएगी, और एक लाइन को सेंटर से बनाना है। तो जो सेंटर से जाएगी वो लाइन, क्योंकि वही अभिलंब भी होगा,
तो ऐसे मुड़ जाएगा। आप इसको इस साइड बढ़ाओगे तो लगेगा कि आगे मिल रहा है। तो इसके जवाब में आपको लिखना है कि वस्तु कहाँ है। वस्तु है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। और प्रतिबिंब के बारे में क्या ख्याल है? प्रतिबिंब रहेगा दर्पण के पीछे दूसरी तरफ। दूसरा आभासी। तीसरी खासियत सीधा। चौथा खासियत रहेगा वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। इतनी हो जाएगी इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यह है पहले के जो दोनों खंड है दोनों का जवाब। इस प्रकार से आपको फिगर बनाना और आपको प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। ये 4 अंक का प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, ये भी एक टाइप का न्यूमेरिकल ही है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार वगैरह सब बताना है। तो इसको थोड़ा हम आगे करते हैं आपको समझाने के लिए। ये यहाँ तक। तो सवाल में दिया है वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देते हैं HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इसमें जो वस्तु की दूरी है वो है 20 और ये माइनस में रहेगा। और इसमें कहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है। तो इसकी फोकस कितनी बनेगी? वक्रता त्रिज्या की आधी, बनेगा ऋण 15 सेंटीमीटर। सवाल में है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार वगैरह सब बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू रहेगी ऋण 15, v के बारे में जानकारी नहीं है और u की जगह पे रहेगा ऋण 20। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/v बराबर ऋण 1/15 धन 1/20। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 60 आएगा। तो ऋण 15 में 4 से गुणा होगा और 20 में 3 से गुणा होगा, नीचे 60 आएगा ऋण 1/60, यानी v की वैल्यू बनेगी ऋण 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब चूंकि ये माइनस में आया, ये भी माइनस में था, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। बड़ा बनेगा कि मतलब इसमें छोटा आएगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा आवर्धन, उससे पता चलेगा। आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण में माइनस में v/u। तो ये हो जाएगा माइनस में v की वैल्यू है ऋण 60 और u की वैल्यू है ऋण 20, काटने पे आएगा ऋण 3, यानी चित्र उल्टा बनेगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की खासियत। लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा बनेगा और वस्तु से 3 गुना अर्थात 15 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि ये 3 गुना आया, वस्तु थी 15 सेंटीमीटर की लंबाई की, तो 5 3 15 सेंटीमीटर का, सॉरी वस्तु थी 5 सेंटीमीटर की और आवर्धन 3 आया, यानी इसका 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर का बनेगा। जब यहाँ पे हम लेंस इस्तेमाल करेंगे अवतल दर्पण, तो उस समय उसकी ये कहानी होगी कि अवतल दर्पण पर उसके बारे में ये स्थिति आएगी। अब इसमें आप दूसरी स्थिति भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सवाल में साफ साफ नहीं कहा है कि दर्पण कौन सा था, कहा वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने।
तो वहीं अगर ये आपका उत्तल दर्पण होता तो हम वक्रता त्रिज्या को प्लस में 30 रखते, तो एफ की वैल्यू प्लस में जो है ये प्लस में आती 15। हम जब आर का मान प्लस में 30 रखते तो एफ का मान प्लस 15 आता, तो यहाँ पे 4 3 7 होता, 60/7 आ जाता। तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 के आसपास में कुछ बनेगा, और वो भी वैल्यू प्लस में आती। तो आप यहाँ पे चिन्ह को बदल के उत्तल लेंस के, ये उत्तल दर्पण के लिए लगा सकते हो। आपको ये साइन चेंज कर देना होगा, तो आपका ये जो नंबर है ये कुछ कम आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, वस्तु का छोटा चित्र बनाता है, सीधा बनाता है, और दूसरी तरफ आभासी बनाता है हमेशा उत्तल दर्पण। तो सेम टू सेम आपको करनी है। यहाँ पे आपको साइन वगैरह चेंज कर देने हैं, जो उत्तर आएगा आपका वही इस प्रश्न का सोल्यूशन भी होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ नहीं कहा है कि उत्तल है या फिर अवतल है, तो आपको दोनों के लिए लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है तीसरा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। तीसरा सवाल, इसमें आर की वैल्यू दी हुई है, आर मतलब रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ 4 ओम का, प्रति सेकंड यानी टी की वैल्यू रखनी है 1 सेकंड, और इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है ऊष्मा वो है 100 जूल। निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो सिंपल सूत्र है, एच की वैल्यू होती है v²/r इंटू टी, जो कि आपने कल के उसमें विकल्प वाले जो प्रश्न थे उसी में ये इस्तेमाल हुआ था, जो 5वां विकल्प था उसी में ये सूत्र लगा था। तो इसी पर हमें रख के v की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप रखो, एच की वैल्यू रखेंगे 100, v के बारे में जानकारी नहीं है, r की जगह पर रखेंगे 4 और t की जगह पे 1, 4 से गुणा हो जाएगा, तो v² का मान हो जाएगा 400, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 200 वोल्ट, यानी प्रतिरोधक के सिरों पर 200 वोल्ट का विभवांतर होगा। यह है प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब, जो कि आपको लगाना है। यहाँ पे 200 नहीं 20 आएगा, क्योंकि जब हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका जवाब। कैसे लगाना है, इसमें प्रतिरोधक की वैल्यू 4 ओम प्रति सेकंड यानी टी का मान 1 सेकंड, ऊष्मा 100 जूल उत्पन्न होती है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना था, तो ये सूत्र आपको लगा के हल कर देना है। उसके बाद है यहाँ पे आगे का प्रश्न आपको दिखाते हैं, ये चौथा सवाल, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करो, इसमें ब्रशों का क्या कार्य है। साथ में एक और प्रश्न है मोटर पर। ये दो के दोनों मतलब जो है आपके टॉपिक से काट दिए गए हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर फिर भी आपको इन्हें सीखना है तो आप हमारे जो करंट की जो चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें आप जाके इन दोनों के बारे में सीख सकते हैं। कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के A to Z चैप्टर और उनके न्यूमेरिकल अपलोड किए गए हैं, तो अगर आपको इन्हें सीखना है तो आप वहां जाके सीख सकते हैं। और अगर आप केवल वर्ष 2024 की तैयारी के उद्देश्य से देख रहे हैं तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है दूसरा खंड, आप यहाँ से शुरू हो रहा है, ये केमिस्ट्री का है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। 5वां प्रश्न है जिसमें कुछ फेमस लोग हैं, लिख देते हैं पहले उनको, जिनके बारे में बनाना। एक मेथेनल, दूसरा है प्रोपाइन, और तीसरा है पेंटेनोन 3, और अगला है ब्यूटेनोन 2। इतने लोग दिए हैं, इनकी संरचना सूत्र बनानी है। मेथेनल, प्रोपाइन, पेंटेनोन 3 और ब्यूटेनोन 2 कैसे बनाएंगे। 4 नंबर का है और ये हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा पक्का है। तो यहाँ मतलब ऐसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि IUPAC हाई स्कूल में बहुत छोटी है, तो उसी में से एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उन्हीं में से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो मेथेनल, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, सिंपल है, और उसके बाद यहाँ पे अल सीरीज है यानी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का पहचान है कि इसमें H और O होना चाहिए, तो इसमें H होना चाहिए, इसमें O होना चाहिए,
तो हमें इसके लिए आगे एक H लगाएंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये होगा मेथेनल। मेथ के लिए एक कार्बन लगाना है और यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O और इधर H। उसके बाद बनाना आपको प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में प्रोप लिखा है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो पहले हम 3 कार्बन बनाएंगे और उसके बाद इसमें कहा आयन जोड़ना है। आयन का मतलब 3 बॉन्ड। तो किसी एक पर आपको 3 बॉन्ड, चाहे इधर चाहे इधर। यहाँ पे हमने मान लो 3 बॉन्ड बना दिया। तो अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लो हम एक हाइड्रोजन बनाते हैं, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और यहाँ से इस कार्बन को जोड़ेंगे तो इस कार्बन के अगल बगल 4 लाइन हो गई। तो यहाँ कुछ नहीं करना है और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को बना देना है। इस हिसाब से ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड आप इसके बीच में या यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि नंबरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इससे। उसके बाद है पेंटेनोन 3। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है पेंटेन पर। पेंटेन मतलब सिंगल बॉन्ड के 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे नंबर 3 लिखा है, यानी तीसरे नंबर पर हमें कीटोन का समूह लगाना है। तो चाहे इधर से तीसरा जोड़ लो या इधर से, कीटोन समूह का पहचान होता है इसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा और इस कार्बन के अगल बगल में हमें कार्बन मिलना चाहिए। तो कीटोन बनेगा और कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक तरफ हाइड्रोजन, बाकी कार्बन तो एल्डिहाइड होता है। अब जो खाली जगह बची है उसमें हमें लगा देना है हाइड्रोजन। इन सब पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ये हो गया पेंटेनोन 3। ऐसे ब्यूटेनोन बनाना है। तो ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं और यहाँ ब्यूटेन लिखा है, यानी सभी पर सिंगल बॉन्ड के साथ 4 होंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पर समूह लगाना, तो चाहे इधर से दूसरा जोड़ लो या इधर से दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हमने इधर से दूसरा जोड़ दिया तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हुआ आपके 5वें प्रश्न का जवाब, जिसमें हमें इनके संरचना सूत्र बनाने थे। तो इस हिसाब से आपको इन्हें बनाना है। उसके बाद फिर इसमें आगे के कुछ प्रश्न हैं, आप देखिए। ये आगे का प्रश्न है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, इसमें उनके तत्वों का नाम लिखना है और आवर्त सारणी में इनके समूह संख्या और आवर्त संख्या भी बतानी है कि कहाँ पे हैं ये। तो थोड़ा हम आपको यहाँ हिंट देते हैं। वैसे तो ये स्टार लगे प्रश्न है, नहीं लगाना इनको, फिर भी ये चीज़ आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प दे देते हैं। जो 12वां है ये है मैग्नीशियम का, और जो 17वां है ये है क्लोरीन, संकेत भी साथ में हम लिख देते हैं। 18वां जो है ये है आर्गन का, और 20वां जो है ये कैल्शियम है। इतने लोग हैं। अब इसमें कहा है, इसमें ये तो पहला था, इन तत्वों के नाम लिखो, आपका 2 नंबर हो गया। और तत्वों में समूह संख्या और आवर्त संख्या भी बतानी है कि क्या है। तो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। आवर्त सारणी जो होती है हमारी कुछ ऐसे शेप में डिजाइन होती है, थोड़े ऐसे दबे होते हैं, फिर ये थोड़ा दूर लंबा जाता है, फिर ऐसे इसी की सिधाई में ये ऊपर उठता है, फिर ये नीचे आता है। ये शेप होती है हमारे आवर्त सारणी की। फिर यहाँ पे कुछ लेटे हुए लोग भी बनाए जाते हैं, ये वाला यहीं पे होता है। इस साइड में होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे होता है हीलियम। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कई खाने होते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही लाइन होता है। और यहाँ पे बीच में से ढेर से लोग होते हैं। ये होता है आपका ए सीरीज का, A1 A2 यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे उसके आगे के पाए जाते हैं 3 4 5 6 7 8 तक ही चलता है आगे की गिनती। बाकी यहाँ पे बी होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, जैसे हम एक का करके बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 का करेंगे तो आएगा 2 8 10 10 2 12 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल कितना आया, 2 8 और फिर 2। तो यहाँ पे बने कुल 3 कक्षक इसके डिजाइन हो गए हैं। एक 2 बना और एक 8 बना और एक 2 बचा। तो इसके आधार पर तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपको इसमें आवर्त और समूह छांटने। तो इधर से जो नंबर पड़ता है, नंबर 1 2 3 4 5, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके आवर्त,
इन नंबरों को हम बोलते हैं, और इधर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनको बोलते हैं समूह। तो आप इनको आवर्त सारणी में खोज के आप इनके स्थान को तय कर सकते हैं कि ये मैग्नीशियम कहाँ है, क्लोरीन, आर्गन वगैरह क्या है। वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे रहेगा। चाहे आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो या फिर SPTF का, इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके आप इसमें इसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ये वाला जो होता है ये 1s होता है, ये 2s होता है, और उसके बाद इधर की जो गिनती होती है आपकी 2p की होती है, फिर आगे की गिनती चलती है। इधर p ब्लॉक चलता है और इधर आपका s ब्लॉक चलता है। तो इसके आधार पर भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि ये कहाँ पे है। लेकिन वैसे ये टॉपिक से कट गया है और हमने पूरी आवर्त सारणी अपलोड कर दी है कि कैसे हमें इनके स्थान वगैरह ट्रैक करने होते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के आधार पर हमें इनको कैसे खोजना रहता है। क्षारीय मृदा धातुएं क्या है, धातु, अधातु और मिश्र धातु, संक्रमण तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हमने इसमें बताया आपको आवर्त सारणी में। तो आप इसको वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं। वैसे खैर इसमें जो दिया गया है ये वर्ष 2024 के लिए इसको टॉपिक से हटाया भी गया है। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है और ये हर वर्ष आता है। यहाँ पे जो दिया है 6 अंक का, ये हर साल ये उतने नंबर के हर वर्ष आते हैं। तो यहाँ पे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। पहला है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक तत्व दिया था या यौगिक कह सकते हैं बेरियम सल्फेट, तो शेष था आपका सोडियम क्लोराइड, हमने यहाँ पे भर दिया है। मरकरी ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे इसको गर्म करने के बाद एक बना मरकरी, तो दूसरा पार्ट इसका है ऑक्सीजन। सेम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों आपस में मिलेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। आयरन और कॉपर सल्फेट मिक्स होने के बाद बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा देंगे अपघटन हो जाएगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जिंक है, इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा जिंक नाइट्रेट और साथ में अलग हो जाएगा सिल्वर। तो इस हिसाब से आपको इसे हल करना है। ये है इसका केमिस्ट्री का भाग। और उसके बाद इसमें है टिप्पणी लिखने वाला, तो हम इस टिप्पणी वाले चीज़ को छोड़ेंगे और ये भी टिप्पणी लिखने वाला भी फिक्स है। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है, ये टिप्पणी आपको बतानी है। तो चाहे आप अपने किताब से इसको सीख सकते हो या फिर सीधे आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। तो ये था आज का अपना सेशन जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि इसके खंड बा में जो उपभाग थे 1 और 2 जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।